Hello guys, welcome to the channel Revise Study. So guys, today we discuss about the balance of payment and foreign exchange rate. इस चैप्टर का जो वेटेज है वो 6 मार्क का है, जो आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि सिर्फ एक चैप्टर से आपका 6 मार्क का पूछा जाएगा। तो इस जो चैप्टर है इसमें हम क्या क्या डिस्कस करेंगे वो है बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट, मीनिंग एंड कंपोनेंट्स, बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस एंड डेफिसिट, फॉरेन एक्सचेंज रेट, मीनिंग ऑफ fixed, fixable rate and manage floating, determination of exchange rate in free market, merits and demerits of fixable and fixed exchange rate, manage floating exchange rate system. राइट तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट, जो क्या होता है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ अ कंट्री इज अ रिकॉर्ड, इट इज ऑल द इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन विथ रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। देखो जैसे कि हमने बात करी थी लास्ट चैप्टर में, डिस्कस किया था ट्रेड, और ट्रेड में क्या होता है, गुड्स एंड सर्विसेज का ट्रेड होता है। तो यहाँ पे जो गुड्स एंड सर्विसेज का ट्रेड होता है जिसमें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है, तो इसके बीच में बैलेंस बनाना ही क्या होता है बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है। ठीक है, तो अब जितना भी रिकॉर्ड्स है उनके बीच में क्या बनाना है, बैलेंस बनाना है। बीओपी ऑफ अ कंट्री इज द रिकॉर्ड, इट इज ऑल रिसिप्ट एंड पेमेंट फ्रॉम एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। मतलब एक से पेमेंट लिया हुआ हो और दिया हुआ हो। ठीक है, तो वो सारा क्या है बीओपी में आता है। ठीक है, कंपोनेंट क्या है बीओपी के, कंपोनेंट दो है, करंट अकाउंट है और कैपिटल अकाउंट है। करंट अकाउंट में क्या क्या इंक्लूडेड है, करंट अकाउंट इट इंक्लूड्स दोस ट्रांजेक्शन विच डज नॉट कॉज चेंज इन फॉरेन एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। फॉरेन एसेट्स और लाइबिलिटीज में जो कोई चेंज नहीं लाते हैं वो करंट अकाउंट में आते हैं। जैसे कि कंपोनेंट ऑफ करंट अकाउंट है विजिबल आइटम्स। विजिबल आइटम मतलब जिसे आप देख सकते हो, जैसे कि आप जितना भी इंपोर्ट करते हो और एक्सपोर्ट करते हो गुड्स का, उसे गुड्स को आप देख सकते हो, तो वो सारे विजिबल आइटम भी किस में आएंगे, आपके करंट अकाउंट में आएंगे। इनविजिबल आइटम, गुड्स एंड गुड्स जो जितने भी आएंगे विजिबल आइटम में आएंगे। जितने भी सर्विसेज है और उनका इंपोर्ट और एक्सपोर्ट किस में आएगा, आपका इनविजिबल आइटम में आएगा। फॉर एन एग्जांपल, अगर हम बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड करवा रहे हैं किसी अदर कंट्री को, या फिर हम सॉफ्टवेयर सर्विस प्रोवाइड करवा रहे हैं किसी अदर कंट्री को, तो ये क्या है, क्या ये देख सकते हैं वैसे इस सर्विस को, नहीं। तो ये किस में आएंगे, ये भी आएंगे आपके कंपोनेंट में करंट अकाउंट के। यूनिलेटरल ट्रांसफर, यूनिलेटरल ट्रांसफर का मतलब होता है वन साइड ट्रांसफर। वन साइड ट्रांसफर का मतलब होता है जैसे कि हमने बांग्लादेश को कुछ ग्रांट दी, या फिर अफगानिस्तान को क्या दिया, कुछ पैसा दिया वहां की जो इकोनॉमी है उसको ठीक करने के लिए, या फिर हमने टर्की को जैसे कुछ प्रोवाइड करवाया था, क्या हेल्थ के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करवाए थे। तो ये सारी चीजें क्या है, यूनिलेटरल ट्रांसफर में आते हैं। इसके अलावा गिफ्ट जितने भी होते हैं, ग्रांट्स, डोनेशन, अगर हम किसी दूसरे कंट्रीज को करते हैं तो वो सारे यूनिलेटरल ट्रांसफर में आते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कैपिटल अकाउंट की। इट इंक्लूड्स दोज ट्रांजेक्शन विच कॉज चेंज इन फॉरेन एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। अब यहाँ पे फॉरेन एसेट्स में चेंज लाएंगे और लाइबिलिटीज में चेंज लाएंगे, तो वो आएंगे किसमें, आपके कैपिटल अकाउंट्स में। देखो अब जो क्या था, चेंज इन फॉरेन एसेट्स, फॉरेन एसेट्स में जो भी चेंज लाते हैं वो किस में आते हैं, कैपिटल अकाउंट्स में। अब फॉरेन एसेट्स का मतलब क्या है, जितने भी बोरोविंग्स आप लेते हो। ठीक है, इसके कंपोनेंट्स क्या है, बोरोविंग, बोरोविंग मतलब क्या, लोन्स। ठीक है, फॉरेन कंट्री से आप लोन लेते हो, चाहे तो वो, ठीक है, एक्सटर्नल बोरोविंग, एक्सटर्नल असिस्टेंस। ठीक है, तो बोरोविंग एट मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, या ROW का मतलब होता है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, बोरोविंग एट कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट लेस देन द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। जितनी भी बोरोविंग्स है वो भी पार्ट किसका होता है, कैपिटल अकाउंट का पार्ट होता है। इन्वेस्टमेंट, अब इन्वेस्टमेंट कौन कौन से होते हैं, देखो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जितना भी आता है, ठीक है, फुल कंट्रोल होता है, एग्जांपल परचेजिंग अ कंपनी, है ना, फॉरेन से जितना भी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आया वो। ठीक है, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, अब इन्वेस्टमेंट विदाउट फुल कंट्रोल, एग्जांपल परचेसिंग शेयर ऑफ अ कंपनी। अब देखो दो इन्वेस्टमेंट होते हैं। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है कि अगर कोई फॉरेन की कंपनी आ रही है और खुद अपनी क्या कर रही है, फॉर्म को बिल्ड कर रही है, तो वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो रहा है। और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है कि अगर कोई फॉरेन का पर्सन है या कोई भी प्राइवेट पर्सन है, वो आके हमारे यहाँ की किसी फॉर्म में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, हमारे यहाँ की फॉर्म के शेयर खरीद रहा है, तो वो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में आता है। तो ये भी ये इन्वेस्टमेंट और बोरोविंग किसके पार्ट है, कैपिटल अकाउंट के पार्ट है। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस की बात करें तो ऐसे बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं कि डिफरेंस बिटवीन बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये बहुत बार क्वेश्चन है। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है वो विजिबल आइटम का क्या है, रिकॉर्ड है। लेकिन बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट इज रिकॉर्ड ऑफ ऑल द इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन, विजिबल आइटम, इनविजिबल आइटम एंड कैपिटल ट्रांसफर, ये सभी का है। जबकि जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है, बैलेंस ऑफ ट्रेड में सिर्फ दो ही चीजें होंगी, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स। ठीक है, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स माइनस हो जाएगा किससे, इम्पोर्ट ऑफ गुड्स से, तो वो क्या आ जाएगा, आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड हो जाएगा। बैलेंस ऑफ ट्रेड
इज ए नैरो कॉन्सेप्ट, इट ओनली अ पार्ट ऑफ बीओपी। ठीक है, बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है वो पार्ट किसका पार्ट है, बीओपी का पार्ट है और एक नैरो कॉन्सेप्ट है, जबकि बैलेंस ऑफ पेमेंट है वाइड कॉन्सेप्ट है। ठीक है, बैलेंस ऑफ ट्रेड कैन बी इन इक्विलिब्रियम और डिसइक्विलिब्रियम। ठीक है, ये इक्विलिब्रियम में हो भी सकता है और डिसइक्विलिब्रियम में भी हो सकता है, बट बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑलवेज बी इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये हमेशा इक्विलिब्रियम में ही होगा बैलेंस ऑफ पेमेंट, क्योंकि अगर ट्रेड से हम लॉस में जाते हैं तो बाकी चीजों से क्या होगा, जैसे बोरोविंग हम लेके केस में हो जाएंगे, प्लस में आ जाएंगे या फिर इक्वल में आ जाएंगे। ठीक है, इसलिए हमेशा क्या होगा, बीओपी हमेशा इक्वल होगा, है ना। डिफरेंस बिटवीन ऑटोनॉमस एंड अकोमोडेटिंग आइटम्स ऑफ बीओपी। ऑटोनॉमस आइटम्स और अकोमोडेटिंग आइटम्स क्या होते हैं, इसके बारे में भी क्वेश्चन आ सकता है, या जनरल हम इसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं कि एक्चुअल में मीनिंग क्या है। तो मोटिव क्या है ऑटोनॉमस आइटम का, प्रॉफिट मैक्सिमाइज का इसका मोटिव होता है। ठीक है, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, इसमें ये होता है क्या, ऑटोनॉमस आइटम्स में। अब अकोमोडेटिंग आइटम्स जो है उसमें मोटिव है बीओपी इक्विलिब्रियम और बोरोविंग। ठीक है, जो भी हमने बोरोविंग ली है वो किस में आता है, अकोमोडेटिंग आइटम्स में आता है। ऑटोनॉमस में क्या होगा, गुड्स सर्विस का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आएगा। ठीक है, यही है इसमें। ठीक है, और नेक्स्ट हम बात करें बीओपी इक्विलिब्रियम, व्हेन द रिसिप्ट्स एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इक्वल टू द पेमेंट ऑफ रेस्ट, पेमेंट टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, टू मतलब हमने जो पेमेंट ली है और हमने जो दी है वो इक्वल होगा, तब हमारा क्या होगा, बीओपी होगा, राइट। तो ये सिचुएशन होगी तभी क्या होगा, जो सही होगा हमारा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं बीओपी सरप्लस की। व्हेन ऑल रिसिप्ट्स फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड आर मोर देन ऑल द पेमेंट्स रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, जब हमने ज्यादा क्या किया, रिसीव किया है और कम दिया है, तब हमारा क्या होगा, सरप्लस होगा। और डेफिसिट की बात करें तो जब हमने क्या किया है, ज्यादा पैसे हमने क्या दिया, ज्यादा मनी हमने दूसरी कंट्री को दिया और लेस हमने क्या है, हमें क्या हुआ है, इनकम हुई है, तब हमारा क्या होगा, डेफिसिट होगा। ये तो कॉमन सेंस है कि डेफिसिट कब होता है, जब हमें इनकम हमें कम हुई हो और हमारा एक्सपेंडिचर या फिर हमने दूसरे कंट्री को ज़्यादा पैसा दिया हुआ। और सरप्लस कब होगा, जब हमें ज़्यादा मिला हुआ हो और हमने दिया क्या है, कम हो। ठीक है, तब क्या होगा, हमारा सरप्लस होगा। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज। तो फॉरेन एक्सचेंज की बात करें तो फॉरेन एक्सचेंज का मतलब क्या होता है, मीन्स तो फॉरेन करेंसी। तो फॉरेन करेंसी जैसे कि हमारा डॉलर है, और डॉलर और रुपये, है ना, इंडिया का जो रुपये है और फॉरेन का जो है वो डॉलर है, या यूएसए का जो है डॉलर है। तो फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या है, फॉरेन एक्सचेंज रेट डॉलर के कंपैरिजन में इंडिया रुपीस कितना है वही होता है फॉरेन एक्सचेंज रेट। फॉर एग्जांपल अभी प्रेजेंट टाइम में क्या है कि एक डॉलर, वन डॉलर क्या है, इक्वल्स टू व्हाट, वन डॉलर इक्वल्स टू 83 रुपीज है। ठीक है, तो ये क्या है, हमारा रेट है। फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या है, ये है। ठीक है, वन डॉलर इक्वल्स टू 83 रुपीज। ठीक, तो यही है हमारा क्या, एक्सचेंज रेट, इस यही होता है मीनिंग। टाइप ऑफ एक्सचेंज रेट की बात करें तो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट होता है, फिर फिक्सेबल और फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम होता है। ठीक है, तो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम का मतलब क्या है कि हमने हमेशा डिसाइड कर दिया कि वन डॉलर इक्वल्स टू हमेशा वन रुपीज रहेगा, तो ये फिक्स कर दिया हमने। ठीक है, अब ये फिक्स हो सकता है हम एक साल के लिए करें या हमेशा के लिए कर दें, तो ये फिक्स है। ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, तो ये क्या कहलाएगा हमारा, दैट इज कॉल्ड फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। ठीक है, अब दूसरी बात करें, फिक्सेबल और फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। ये जो होता है फिक्सेबल और फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम, वो होता है जहां पे डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंग क्या होता है, फॉरेन एक्सचेंज रेट डिसाइड होता है। अभी जो प्रेजेंट में हमारे यहाँ चल रहा है क्या, फिक्सेबल एक्सचेंज रेट। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है कि हमारा जो रुपीज और डॉलर का जो वैल्यू है वो डिसाइड हो रही है। तो ये फिक्सेबल एक्सचेंज रेट सिस्टम है, डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंग हो रही है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम टॉपिक पे देखते हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट अंडर द फ्लेक्सिबल और फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम, है ना, ऑल्सो नोन एज ए क्लीन फ्लोटिंग। अब यहाँ पे जब भी डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंग डिसाइड होगा तो आपको पता है कि डायग्राम जो बनता है डिमांड और सप्लाई का ऐसा बनता है। तो यहाँ पे जितनी डिमांड होगी जैसे और जितनी सप्लाई होगी उसी के अकॉर्डिंग क्या होगा, क्वांटिटी और प्राइस जो है वो डिसाइड होता है। ठीक है, तो यही है इसमें। नेक्स्ट हम बात करते हैं अब सोर्स डिमांड का क्या है, कितने डिमांड हो रही है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में कितनी डिमांड हो रही है आपकी करेंसी की। जिस करेंसी की ज़्यादा डिमांड होगी उसकी वैल्यू हाई होगी, है ना, और जिस करेंसी की डिमांड कम होगी उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। जैसे कि ईरान की जो करेंसी है उसकी डिमांड कम है तो वैल्यू डाउन हो गई, है ना। तो ये सिस्टम है। वैसे ही जर्मनी में जो वर्ल्ड वॉर हुआ था उसके बाद की सिचुएशन ये थी जर्मनी में कि वहाँ पे अगर एक बैग, अगर हमें क्या लेके जाना है, वेजिटेबल्स लेने जाना है, तो एक बैग क्या लेके जाना पड़ता था, जो वहाँ का मनी था, करेंसी था, वो लेके जाना पड़ता था क्या लेने के लिए, एक बैग सब्जी लेने के लिए। ठीक है, अब देखो सोचो सिचुएशन ऐसी क्यों बनी, वहां पे उन्होंने जैसे ही ये सिचुएशन बनी उनके पास पैसा की कमी आई तो उन लोगों ने क्या किया, लगातार प्रिंटिंग करी।
करेंसी की लगातार प्रिंटिंग करने से क्या हुआ, करेंसी डिवेल्युएट हो गई, और इसी के कारण हर किसी के पास ज़्यादा पैसा हो गया, और ज़्यादा मनी होने के कारण क्या हुआ कि लोग ज़्यादा, जितने भी रेट से हर चीज़ों के वो रेट बढ़ गए, इसलिए एक बैग करेंसी लेके जाते थे और फिर एक बैग क्या लेके आते थे, वेजिटेबल लेके आ पाते थे। ये सिचुएशन बन गई थी। ठीक है, तो मेरिट्स और ऑफ फिक्सेबल एक्सचेंज रेट सिस्टम और डिमेरिट्स ऑफ फिक्सेबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। मेरिट्स और डिमेरिट्स हो सकते हैं इसके बहुत सारे। देखो एक हमेशा, ठीक है, अगर हमेशा हम एक ही फिक्सेबल एक्सचेंज रेट सिस्टम रखेंगे, दिस सिस्टम इंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है, फिक्स रहेगा हमारा हमेशा, तो उससे क्या होगा कि हमारा ट्रेडिंग करना ईजी हो जाएगा। ठीक है, ट्रेड करना ईजी हो जाएगा। लेकिन इसका डिमेरिट्स भी है, और क्या क्या हो सकता है, पहले हम देख लेते हैं मेरिट्स में। ठीक है, सुटेबल फॉर मैक्रो इकोनॉमिक्स पॉलिसीज इजी बनाना हो जाएगा, है ना, प्रमोट इंटरनेशनल ट्रेड हो जाएगा, इजी टू मेक बायलेटरल एंड मल्टीलेटरल लॉन्ग टर्म ट्रेड एंड एग्रीमेंट्स। ठीक है, ये सब हो जाएगा क्या, अगर हम फिक्सेबल एक्सचेंज रेट सिस्टम को रखते हैं। डिमेरिट्स क्या होगा, नीड टू मैक्सिमम यूज लार्ज रिजर्व ऑफ गोल्ड, लार्ज रिजर्व चाहिए गोल्ड के, बिना गोल्ड को जमा किया आप क्या नहीं कर सकते, आप प्रिंट नहीं करवा सकते जो करेंसी है। ठीक है, डिस्करेज वेंचर एंड कैपिटल। ठीक है, कैपिटल का क्या हो जाएगा, डिस्करेज हो जा सकती है। ठीक है, हो सकता है कि अगर किसी को चाहिए ही नहीं हो, $1 के बदले ₹1 में लेगा, कौन लेगा, नहीं लेगा। ठीक है, नॉट ऑटोमेटिक स्टेबलाइजेशन, ऑटोमेटिक स्टेबलाइजेशन नहीं होगा, हमें स्टेबलाइज करने के लिए गोल्ड को रिजर्व करना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें करना पड़ेगा, तो ये डिमेरिट्स है। ठीक है, मेरिट्स ऑफ फिक्सेबल एक्सचेंज रेट सिस्टम और डिमेरिट्स क्या क्या है, तो ठीक है, नो नीड टू मेंटेन लार्ज रिजर्व ऑफ गोल्ड, है ना, इसे हमें क्या नहीं करना, मेंटेन नहीं करना है। इनकरेज वेंचर एंड कैपिटल, इसको क्या कर सकते हैं, हम इनकरेज कर सकते हैं। ठीक है, ऑटोमेटिक जितने भी इसके डिमेरिट्स थे वो सारे इसके किस में आ जाएंगे, मेरिट्स में आ जाएंगे। ठीक है, ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, स्टेबलाइजेशन हो जाता है। ठीक है, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। सो द एक्चुअल स्ट्रेंथ ऑफ परचेसिंग पावर, जो एक्चुअल स्ट्रेंथ है परचेसिंग पावर की, वो समझ में आएंगी इससे। ठीक है, डिमेरिट्स ऑफ फिक्सेबल एक्सचेंज रेट सिस्टम, मार्केट इनस्टेबिलिटी होती है, ट्रेडिंग करने में यहाँ के जितने भी मेरिट्स है वो इसमें आ जाएंगे। ट्रेडिंग करना नॉट इजी। ठीक है, बायलेटरल ट्रेड में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, फ्यूचर में अगर ट्रेड करना है तो उसमें प्रॉब्लम होती है, तो ये सारे क्या इसमें आ जाएंगे, डिमेरिट्स में आ जाएंगे। ठीक है, अब मैनेज फ्लोटिंग रेट की बात करें तो यहाँ पे मैनेज फ्लोटिंग रेट होता है एक, जिसे हम बोलते हैं मैनेज फ्लोटिंग रेट। क्या होता है कि अगर फॉर एग्जांपल हमारा $1 इक्वल्स टू कितना है, 83 है, हम गवर्नमेंट इसे मैनेज करती है, किस अकॉर्डिंग गवर्नमेंट मैनेज करती है इसे, कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या सप्लाई, डॉलर की जितना भी डॉलर का हमारे पास जो रिजर्व रहते हैं, उस डॉलर के रिजर्व को क्या करती है आरबीआई, उसको फ्लो कर देती है मार्केट में, जिससे क्या होगा, सप्लाई बढ़ने से इसका जो प्राइस है डॉलर का वो कम हो जाएगा, तो हमारा जो 83 है वो 83 से वैल्यू जो है वो और बढ़ जाएगी, और उसके बाद हो सकता है कि 83 से वो 80 पे आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे भी मैनेज किया जाता है, किसके द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा या उसका कंट्री के सेंट्रल बैंक के द्वारा। ठीक है, डर्टी फ्लोटिंग, dirty floating, it is a case of managed floating when government makes changes in exchange rate not according to the rules and regulation। अब रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग नहीं चलती है गवर्नमेंट, और अपने अकॉर्डिंग क्या करती है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को क्या करती है, मैनिपुलेट करती है, तो वो डर्टी फ्लोटिंग होती है। ठीक है, अप्रिसिएशन ऑफ करेंसी, है ना, अप्रिसिएशन ऑफ करेंसी का मतलब है करेंसी का इंक्रीज हो रहा है, मतलब $1 इक्वल्स टू 83 था, और अब वो $1 इक्वल्स टू क्या हो गया, 80 हो गया, तो ये क्या हो गया, अप्रिसिएशन हो गया, वैल्यू क्या हो गई, बढ़ गई, तो ये अप्रिसिएशन ऑफ करेंसी हो जाए। डेप्रिसिएशन क्या होगा, जस्ट इसका अपोजिट, जैसे कि $1 इक्वल्स टू 83 था, अब बाद में बढ़ के कितना हो गया, 90 हो गया, तो क्या हो गया, ये डेप्रिसिएशन हो गया, क्योंकि वैल्यू कम हो गई। ठीक है, $1 हम जहाँ 83 में लेते थे, अब हमको 90 देना पड़ेगा, तो क्या हो गया, वैल्यू हमारी क्या हो गई, वो डाउन हो गई, तो इसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी। रिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी, इंक्रीज द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। ठीक है, और उसको रिवैल्यूएट करते हैं। ठीक है, रिवैल्यूएशन करते हैं फॉरेन करेंसी फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, इट इज डन बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट करती है रिवैल्यूएशन, और फिर उसके अकॉर्डिंग क्या करती है वो, जो ज़्यादा अमाउंट उसका हो, तो उसको हम वैल्यू को क्या करते हैं, वैल्यू को हम एप्रिसिएशन कर देते हैं। ठीक है, डेवेल्यूशन ऑफ करेंसी, डेवेल्यूशन ऑफ करेंसी का मतलब क्या है, कि डेवेल्यूशन मतलब गिरना होता है, जैसे जस्ट लाइक दिस। ठीक है, ये जस्ट लाइक डेप्रिसिएशन, है ना, डेवल्यूशन ऑफ करेंसी होता है। ठीक है, नेक्स्ट, यही था इस पूरे चैप्टर में। अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चंस आपको इसके इस प्रकार टाइप से आते हैं, तो एक्सप्लेन द रिलेशन बिटवीन फॉरेन एक्सचेंज रेट एंड डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज, जो डिमांड है फॉरेन एक्सचेंज की वो बताना है आपको, और क्या बताना है, रिलेशन बिटवीन फॉरेन एक्सचेंज रेट, अब रिलेशन को और डिमांड को बताना। तो यहाँ पे आप क्या करें, एक्सप्लेन करोगे रिलेशन बिटवीन द फॉरेन एक्सचेंज रेट एंड डिमांड
देयर इज अ नेगेटिव इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द एक्सचेंज रेट एंड डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। एक्सप्लेन, कैसे करोगे? फॉल इन फॉरेन एक्सचेंज रेट, जैसे ही फॉल करता है एक्सचेंज रेट, यहाँ में मतलब हमारी वैल्यू क्या हुई? अप्रिसिएट हुई, है ना। और फिर ये क्या होगा? फॉरेन एक्सचेंज जो है वो उसका तो डेप्रिसिएशन हुआ, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज की वैल्यू क्या होगी? डिक्रीज होगी। फॉरेन गुड्स बिकम द चीपर, हमारे लिए जो फॉरेन गुड है वो ज़्यादा चीपर बन जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अभी क्या हो रहा है कि आप $51 इक्वल्स टू 50 रुपीज था और 50 से 40 हो गया। अब वही $1 आपको 40 रुपीज में मिल रहा है, तो क्या करोगे आप? $40 में मिल रहा है तो अब वहाँ पे $40 दोगे, $1 ले लोगे और $1 से क्या करोगे? आप उतनी ही चीज़ों को परचेस करते हो सकते हो जितनी आप $50 में 50 रुपीज में परचेस कर रहे थे। तो आपके लिए क्या हुआ? आपके लिए तो फायदा हुआ, चीपर बन गए इसलिए गुड्स। ठीक है, इम्पोर्ट इंक्रीज हो जाएगा इसी के कारण से, और देयर फॉर डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इंक्रीजेस। और इम्पोर्ट इंक्रीज होगा तो इसके कारण क्या होगा? डिमांड भी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, किसकी? फॉरेन एक्सचेंज की। मतलब अब देखो 40 रुपए में मिलने लगा आपको क्या? $1। तो आप क्या करोगे? ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स आप वहाँ से मंगाने लगोगे। तो अब ज़्यादा गुड मंगाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उस डॉलर की तो ज़रूरत रहेगी, और डॉलर की जब ज़रूरत रहेगी तो आप इसे खरीदोगे और 40 रुपए दे के खरीदोगे, इसलिए उसकी क्या हो जाएगी? डिमांड बढ़ जाएगी। ठीक है, सेकंड केस में इसका अपोजिट हो जाएगा। अगर मान लो ये यहाँ पे क्या हुआ? डेप्रिसिएशन हुआ डॉलर का, अब यहाँ अप्रिसिएशन हो जाता है, मतलब डॉलर की वैल्यू बढ़ गई। अब 50 दे रहे थे, 50 की जगह 60 देने लगे। अप्रिसिएशन में इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ फॉरेन करेंसी, फॉरेन गुड्स बिकम कॉस्टली हो जाएंगे ज़्यादा। अब आप 50 दे रहे थे जो गुड्स लेने के लिए, आप 60 देना पड़ रहा है तो कॉस्टली हो जाएंगे, तो इम्पोर्ट डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ ये सिचुएशन आप इस तरीके से आप कर सकते हो एक्सप्लेन। ठीक है, गिव द रीजन, एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन फॉरेन एक्सचेंज रेट एंड सप्लाई ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज रेट। तो यहाँ पे आप इस तरीके से क्या कर सकते हो? इसको भी आप आंसर कर सकते हो, 6 मार्क्स के लिए आपको डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकते हैं। हाउ कैन रिजर्व बैंक इंडिया हेल्प द ब्रिंगिंग डाउन द फॉरेन एक्सचेंज रेट इन विच वेरी हाई। ठीक है, ये इस तरीके से आपको क्वेश्चन होंगे। एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी ऑन एक्सपोर्ट। डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक गुड बिकम चीपर, एक्सपोर्ट इंक्रीजेस। ठीक है, मतलब कि आपकी करेंसी अगर डेप्रिसिएट हुई तो ये कैसे आपको क्या करेगा? फायदा देगा। तो डेप्रिसिएशन हुई तो क्या हुआ? अब $1 में वही क्या कर रहा है? वो पहले $1 में मान लो कम चीजें लेता था, वही $1 में वो ज्यादा चीजें लेने लग जाएगा। मान लो पहले 80 था, अब $1 इक्वल्स टू 90 हो गया। तो अब मान लो यहाँ पे कितना था? 8 पेन मिल रहे थे उसे, अब डेप्रिसिएशन हो गई, अब 90 हो गई। अब वही वो $1 लेके 9 पेन ले लेगा इंडिया में आके, तो इससे क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा एक्सपोर्ट में। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चंस आपको आएंगे लगातार, ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे गए हैं। गिव द मीनिंग ऑफ डेविल्यूशन एंड डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। ठीक है, इन द context of the balance of payment account, state whether the following statements are true or false. Give the reasons of the answer. Profit received from the investment abroad is recorded capital account. Import of machines is recorded in current account. अब इसको आप एक्सप्लेन करोगे। देखो दो, ये ट्रू है सेकंड वाला, और फर्स्ट वाला फॉल्स है। इसको आप एक्सप्लेन करोगे। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया। अब ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस है जिसकी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, और आपके पास कोई ना कोई प्रैक्टिस के लिए एग्जाम आइडिया होगी तो वहां से आप प्रैक्टिस करो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की। ये वाला जो चैप्टर है ये 6 मार्क के लिए पूछा जाएगा और सिर्फ सिंगल चैप्टर है, तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो ज़्यादा अच्छे आप मार्क्स इजीली ला सकते हो, है ना। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर